चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया था, और अगर आपको मैं बताऊं तो जीएसटी के अंदर आपको पता है सप्लाई क्या था? टैक्सेबल इवेंट, है ना। जीएसटी में ये अपना टैक्सेबल इवेंट था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे वही बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मुद्दे की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। और बिना देखे बताना है सबने, कोई बच्चा देख के नहीं बताएगा। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, जो सप्लाई है उसका सेक्शन कौन सा है? 7। CGST एक्ट। क्यों पढ़ रही है सप्लाई? क्योंकि ये टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा, कोई डाउट? सप्लाई मुझे बताओ कितने सबसेक्शन है? सबसेक्शन कितने सप्लाई के बताओ, कितने सबसेक्शन? बोलो बोलो। सबसेक्शन 1। वेरी गुड, 1 कैपिटल ए आ चुका है, 2 आ चुका है, और एक और आ चुका है, 3। ये कहानी है। कोई डाउट यहां तक? अब इसमें क्लॉज है ए बी सी। ये तीनों क्लॉज किस चीज के लिए बताते हैं? सप्लाई के लिए बताते हैं। ये तीनों क्लॉज क्या बताते हैं? सप्लाई। ये तीनों क्लॉज सप्लाई बताते हैं। ज्योति, ये मास्टर चार्ट चाहिए मुझे बना हुआ। ये जो सप्लाई बताता है ये कहता है कि आपने जो सप्लाई की है वो गुड्स की है, सर्विसेज की है, वो कंसिडरेशन में हुई है, वो बिजनेस में हुई है। आ रही बात समझ में? तो ये गुड्स और सर्विस दोनों में है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिया गया। इसका मतलब कि ये केवल सर्विस की बात कर रहा है, इसमें कोई गुड्स कवर नहीं, और कंसिडरेशन की बात कर रहा है, और बिजनेस है भी और बिजनेस नहीं भी। कोई डाउट यहां तक? लास्ट वाला किस चीज की बात कर रहा है? सर इसके अंदर टोटल 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4। क्या इन 4 एंट्री को सप्लाई बोल रहे हैं? यस। अब ये 4 एंट्री क्या बता रही है आपको? ये 4 एंट्री ये बता रही है कि जो ये सप्लाई है ना, ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, पर है बिजनेस में। है कहां पे? बिजनेस में। कोई डाउट है बताओ? पहली बताओ, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड। आपने आईटीसी लिया, यही चीज थी। दूसरी क्या थी? अच्छा, पहली वाली किसकी थी? पहली वाली में गुड्स है या सर्विस है? पहली वाली में गुड्स थे, बताए थे ये मैंने। एक मिनट, पहले वाली गुड्स है, दूसरी किसकी है? दूसरी में गुड्स भी है और सर्विस भी है, ठीक है ना। बिटवीन किसके बीच में हुई है? रिलेटेड पर्सन, डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन।
रिलेटेड पर्सन कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 15 एक्सप्लेनेशन के अंदर। डीम्ड डिस्टिंक्ट कहाँ लिखा हुआ है? 25 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5, क्योंकि बताइए आपको सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 25(3) क्या था? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, उसकी बात ही नहीं। उसके बाद तीसरा वाला किसकी सप्लाई है? गुड्स की। और वो गुड्स की सप्लाई कैसे है? प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है, ऐसे कर लो, या एजेंट से प्रिंसिपल है। और चौथी किसकी है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इसका मतलब ये सर्विसेज की है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि गुड्स को अलग देख रहे हैं, गुड्स सर्विस को अलग देख रहे हैं, सर्विस को अलग देख रहे हैं? क्योंकि सर गुड्स का HSN होता है, सर्विस का SSE होता है। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं गुड्स के रिगार्डिंग HSN लगेगा, सर्विसेज के रिगार्डिंग SSE लगेगा, पहली बात। दूसरी चीज टॉस, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होता है? अलग अलग तरीके से निकलता है। गुड्स का अलग तरीके से निकाला जाता है, सर्विस का अलग तरीके। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ में? तो इसके लिए जो सेक्शन है वो 12 है, और इसके लिए जो सेक्शन है वो 13 है। कौन से एक्ट का? CGST। ये नए सेक्शन बताए मैंने आज आपको, और इसमें किसके प्रिंसिपल्स लिखे हैं? टॉस के, टाइम ऑफ सप्लाई के। और जो थी टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए जरूरी है कि जिस टाइम पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं उस टाइम पे GST कटेगा। होम स्वीट से अभी गुड्स लेने जाओगे तो अभी ये बोलेंगे तू खा लेना, निकाल लियो, फिर GST लगाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो मैंने बेसिक 2 रीजन आपको बता दी। वापस आ जाओ, कोई डाउट है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला भी बताने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ जी, यहां पे सप्लायर और दूसरी तरफ रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट कौन है यहाँ पे? आज की डेट में पर्सन है, मतलब एनी पर्सन है। यहाँ पे आज की डेट में रिसिप्टेंट कौन है? एनी पर्सन। और सप्लायर कौन लोग हो सकते हैं? 2 लोग। वो कौन से 2 लोग सप्लायर बोले गए? या तो रिलेटेड पर्सन और या तो एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी हो सकता है ना दोनों में? हाँ नहीं, मतलब जो सेकंड वाला है उसमें मतलब ऑलरेडी रिलेटेड पर्सन की प्रॉपर्टी ले जाते हैं, क्योंकि एनी एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ है। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। चले आगे। और ये कंसिडरेशन नहीं है, वो तो आपको पहले ही बता दी। अब मुझे बताओ, जो ये 1A है ये क्या बता रहा है? ये सप्लाई बता रहा है या ये और कुछ बता रहा है? सप्लाई या और कुछ? हाँ जी, सप्लाई या और कुछ। पहले ये डी हुआ करता था, ये डी को ही हटा के ये बनाया है, चेंज कुछ नहीं किया है, चेंज कुछ नहीं किया। इसका मतलब पहले जब डी में था ये, हाँ, कुछ और बता रहे हैं। जब पहले ये डी में था तो इसे सप्लाई बोल रहे थे, नहीं लग रहा आपको? ABCD को क्या बोल रहे थे? सप्लाई। जब ये अब डी से हट ही गया, आपको नहीं लग रहा इसको सप्लाई से हटा रहे? नो डाउट कि सेक्शन 7 सप्लाई है, पर सप्लाई क्या है? ये तो सेक्शन में ये लिखा है स्कोप ऑफ सप्लाई। ये तो सेक्शन स्कोप ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई का स्कोप क्या है? तो जो केवल सप्लाई बताया गया है वो तो क्लॉज A, B और C में बताया गया, और D तो हटा दिया। तो अब जो बनाया गया है, अब क्या बना दिया है? 1A। तो 1A में क्या किया है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कि भैया ये जो सप्लाई है ये गुड्स की है या सर्विसेज की?
क्या मुझे बताओ 1A सप्लाई बता रहा है या क्लासिफिकेशन बता रहा है? सप्लाई या क्लासिफिकेशन? हाँ, क्लासिफिकेशन। सप्लाई नहीं बता रहा, बड़ा बड़ा लिख लेना। समझ में आ गया? और ये 1A है क्या असली में? शेड्यूल 2। बताओ कोई डाउट है? 7.2 क्या था? शेड्यूल 3। आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, जो चीज सप्लाई में नहीं है। टोटल कितनी है यहाँ पे आइटम ट्रांजेक्शन? 6 + 2, टोटल कितनी है यहाँ पे? 8। पता है 8 की 8। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, झगड़े को लेके कहां गए? कोर्ट में गए। फिर MP MLA वो भी उनका झगड़ा नहीं सुलझा पाए। फिर क्या हुआ? डेथ हो गई उनकी, बेचारे मर गए। पता लगा कि ये सब कुछ डेथ, हाँ, सेल ऑफ एसेट के लिए हुआ था और ये जुए में हारे थे। और ये हाई सी सेल में हो रही थी ये कहानी। कहाँ हो रही थी? पानी में। पानी में लड़ाई हुई थी इनकी। हाई सी सेल वो भी तो सप्लाई में नहीं है। हाई सी सेल क्या होती पता है ना? अभी तक गुड्स इंडिया नहीं आया, आपने उससे पहले गुड्स का टाइटल बेच दिया। और क्या था? वेयर हाउस था साथ में। हाई सी सेल के साथ वेयर हाउस था बिफोर क्लियरेंस, है ना? अभी तक गुड्स नहीं छुड़वाए थे वेयर हाउस से। और लास्ट था कि ये तो घर के बाहर ही लड़ रहे थे। बाद में पता लगा हिंदुस्तान में तो ये लड़ाई हुई नहीं थी और छोड़ दिया मैंने। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? 8 हो गए अपने। 7.3 क्या है? सर सरकार को लगेगा, तो वो बोलेगी ये सप्लाई गुड्स है, वो बोलेगी ये सप्लाई सर्विस है। सरकार को अभी तक कुछ लगा नहीं है, सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में? शेड्यूल 2। क्या हम सप्लाई पढ़ रहे हैं या हम ये जान रहे हैं कि ये सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है? हम सप्लाई नहीं पढ़ रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सप्लाई गुड्स की कर रहे हो या सर्विस की कर रहे हो। समझ में आया या नहीं? इससे डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? सर सप्लाई है तो जीएसटी है। सर इसका मतलब कि जो यहां पे लिखी हैं चीजें ये ऑलरेडी सप्लाई होगी, इसका मतलब जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं ऑलरेडी क्या होगी? सप्लाई। वो तो क्या है? डिस्प्यूट है। वो तो क्या है? डिस्प्यूट है। इसलिए सर ये पता करना जरूरी है कि ये सप्लाई गुड्स की हो रही है या सर्विसेज की हो रही है। चलो टोटल कितनी है ये? 7। शेड्यूल 2 इसका बनाते हैं अलग से चार्ट। सेक्शन 7(1)(a) CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट आ गई 2018। क्या पढ़ना पड़ेगा? शेड्यूल 2 पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो इसके अंदर इन्होंने बताया, लैंड एंड बिल्डिंग। ज्योति अपनी बुक दे दो यार मेरे को, एक मिनट लोग भी है। चले, इसके अंदर कितने हैं? 3, A, B और C।
ए में क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। आपको नहीं लग रहा जो ए बात कर रहा है वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, गुड्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ साइड में लिख लेना गुड्स के रिगार्डिंग, ऐसे लिख के चलना है। ऐसा क्यों करना है ये भी पता लग गया, धीरे धीरे पढ़ने में मजा भी आएगा। बी वाला क्या है भाई, बी वाला भी ट्रांसफर है, पर ये दो चीजों का ट्रांसफर बताता है। एक ट्रांसफर किसका, कि आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो इन गुड्स में, और दूसरी तरफ क्या बताता है, अनडिवाइडेड। जिसके पास किताब हो वो अपने पास वो रख लेना, शेयर्स इन गुड्स, नहीं है कोई बात नहीं। तीसरा ये भी ट्रांसफर बताता है, और ट्रांसफर क्या है, टाइटल इन फ्यूचर। पहला गुड्स हो गया, दूसरे को क्या मानेंगे, सर्विसेज, तीसरे को क्या मानेंगे, गुड्स। कोई डाउट यहां तक, चलो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, आपको यहां पे इंटरप्रिटेशन में एक कॉलम बना लेने हैं, दो, आप यहाँ पे दो कॉलम बना लो। सर में लैंड एंड बिल्डिंग क्यों लिखा है, बताता है, ये तो पूरा गलत लिख दिया ना, वो गलती से। हाँ, गुड, वेरी गुड। वो बी वाला था वो लिख दिया। ये पूरा में प्रॉपर्टी और बचता ये है ट्रांसफर, बस इसकी हेडिंग ही ट्रांसफर। ठीक है, चलो तो 7(1)(a) पढ़ते हैं, जो कि अमेंड हुआ है, डी क्लॉज हटा दिया गया। इसका मतलब कि आप सप्लाई नहीं पढ़ रहे, आप ये पढ़ रहे हो कि ये सप्लाई किस चीज की है। तो सबसे पहला बताया गया कि अगर आप ट्रांसफर करते हो, क्या ट्रांसफर करते हो, हाँ जी, टाइटल। अगर टाइटल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। अगर आप अपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे, लैपटॉप मुझे बताओ क्या है, गुड्स है। तो अगर मैं लैपटॉप मुस्कान को बेच देता हूं, तो बताओ जो मैंने लैपटॉप मुस्कान को बेचा वो सप्लाई गुड्स की या वो सप्लाई सर्विस की, कौन से मैं ले उसको, उस सप्लाई को क्या मान, गुड्स या सर्विस, तो गुड्स मानेंगे, सर्विस नहीं मानेंगे। समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है, बड़े प्यार से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए ना इसके लिए, और ठीक है, कहीं पे लगे और एग्जाम्पल चाहिए मुझे बताना। अब मैं गुड्स का टाइटल नहीं ट्रांसफर कर रहा, गुड्स का क्या दे रहा हूं, राइट दे रहा हूं। मेरी कार है, कार क्या है, गुड्स है, मैंने राइट दे दिया, जा घूम के आज, मर्सिडीज में घूम के आज, मान लो मर्सिडीज है मेरे पास, घूम के आज, आगे बात समझ में। तो उसे मैं क्या कहूं, गुड्स या सर्विस, उसे क्या कहेंगे, सर्विस। क्या गुड्स कहेंगे क्या, नहीं, जबकि हो क्या रहा है, सर गुड्स में राइट दिया जा रहा है, तो भी हमने उसे क्या बोला, सर्विस बोला। कोई डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये बताओ, अनडिवाइडेड शेयर्स गुड्स का क्या है, क्या चीज, क्या, बताओ, वर्डिंग है आपके पास, है सर, लेकिन ये नहीं मिला मेरे को इसमें, अभी तो सब कुछ है। बुक में है, अनडिवाइडेड शेयर नहीं पता ना, वो शायद नहीं है, नहीं लॉ में लिखा है, वही चेक कर, वो चेक करो उसको, है ना, चेक लिखा है तो नमस्ते लंदन,
नहीं लिखा तो सावधान। मुस्कान करी, मैं चेक नहीं करूंगी, तुम लोग करो। शेड्यूल 2 मिल गया? हाँ दिया तो दिया है, क्या लिखा है? अनडिवाइडेड सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया कि दोनों में गुड्स लिखा है, पर मुस्कान यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइटल थोड़ी ना ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल किस में हो रहा था? ए वाले में। टाइटल किस में ट्रांसफर हो रहा था? ए वाले में। यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे मोटा सा मुस्कान लिख सकते हो कि क्या टाइटल लिख के काट दोगे। समझ में आया? टाइटल नहीं दे रहे भाई। तो अनडिवाइडेड शेयर बताऊं, समझाऊं? दो एग्जांपल देता हूं, एक लेमैन और एक टेक्निकल एग्जांपल। लेमैन देखो क्या एग्जांपल, सर्दियां आ गई तो बॉयलर और हीटर हम लोग खरीदते, तो एक बॉयलर रॉड वाला खरीदा। रॉडें लगी होती ना, वो रॉडें जलती रहती, 3 रॉड, और तीनों बच्चे क्या कर रहे थे? सीए। तीनों बच्चे कहाँ थे? सीए फाइनल में। रिजल्ट आया 16। क्या हुआ सर? एक पास हुआ, 2 फेल हो गए। ऐसा ही होता है भाई, ठीक है? तो अब जो मुझे बताओ पास हुआ, अब वो उनके साथ रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा वो भाई, आगे देखेगा ना अपना, चला गया। जब वो जा रहा है तो क्या कह रहा है मुस्कान? एक रॉड तो मेरी है। क्यों? क्योंकि पैसे दिए थे ना, जब वो हीटर लेके आए थे तो पैसे दिए थे, और उस हीटर के अंदर कितनी रॉडें लगी? मेन तो रॉड ही होती है, 3 रॉड लगी हुई उसमें, ठीक है? वो पता है उसकी, मैं ऐसी शॉप में गया, मैंने कहा इसकी वारंटी बताओ जरा। कह रहा सर 1 साल की वारंटी। कह रहा सर 3 साल की। मैं रॉड की है? कह रहा नहीं। मैं फिर क्या वारंटी है? मैं कितने की लगेगी रॉड? सर 50 रुपए की। होलसेल मार्केट थी वो, ठीक है? ये आपका लाल किले के सामने होलसेल मार्केट है, पूरी बिजली मार्केट है। 50 रुपए की वहां लगनी है, यहाँ 100 रुपए ले लेंगे लोग, ठीक है? जहां और हाई फाई है 200 ले लेंगे। तो समझ में क्या आया कि सर वो शेयर ऐसा है जो डिवाइड का मतलब जो चीज डिवाइड हो सकती हो, यस और नो? डिवाइड का मतलब जो चीज डिवाइड हो सकती हो। अनडिवाइडेड का मतलब जो डिवाइड नहीं। बताओ डिवाइड हो जाएगा वो कह रहा नहीं मैं जा रहा हूं, एक रॉड दे दो, बाकी तुम 2 का देख लो। ऐसा होगा? नहीं होगा। पर उसको दिक्कत हो गई कि यार अब मैं तो चला गया, पर मेरा जो पैसा था वो भी यही छूट गया, रॉड का पैसा जो उसमें दिया था मैंने हीटर पे। तो होगा क्या, जब कोई नया बंदा आएगा तो उसका पैसा लेके उसको दे देंगे। मान लो 150 रुपए की थी, 150 रुपए लेके उसको दे देंगे। हुआ क्या इसके अंदर? टाइटल थोड़ी ना ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ? राइट ट्रांसफर हुआ कि भाई अब तू भी यूज कर इसको। तो ये शेयर कैसा है? अनडिवाइडेड, जिसका टाइटल कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आपको कहे सर ये तो लेमन एग्जांपल था, लीगल वर्ड्स में आओ। ज्वाइंट वेंचर, मेरे फादर है तो वो बिल्डर हैं, तो वो ये काम करते हैं। तो होता क्या है? हाँ जी, क्या होता होगा बताओ सर? मशीन खरीदनी पड़ती होगी। आपको पता है लेबर जो होती है मशीनें इधर उधर कर देते हैं। साइट तो पता ही है ना, साइट क्या होती है? जहां कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा होता है, जिस साइट पे, साइड ए पे काम चल रहा है, साइड एक द्वारका साइड पे काम चल रहा है, एक मान लो पटेल नगर साइड पे काम चल रहा है। तो मशीन हम दोनों ने मिलके, हम दोनों ज्वाइंट वेंचर वाले लोग थे, हम दोनों ने मिलके वो मशीन खरीदी। अब मुझे बताओ जब ये वहां से हटेगा और आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ वो चीज, तो मुझे बताओ वो मशीन तो भाई कैसे होगा? वो तो एक कॉमन पर्पस के लिए ली गई थी। या तो क्या करो भाई, बेच दे, और या तो क्या कर, अनडिवाइडेड शेयर रहने दे, कि रहेगी तेरी, ओनरशिप तेरी रहेगी, पर ये भी मेरे साथ आ गए। अगले ज्वाइंट वेंचर में हम 2 लोग
2 लोग थे हम दो, ये नहीं है अब हम 2 हैं, तो मशीनें तो वही यूज कर रहे हैं, मशीनें वही यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इसे पैसा दिया करेंगे। भाई इसकी मशीन यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसे पैसा दिया करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उस केस के अंदर हम लोग बोलते हैं ये अनडिवाइडेड शेयर है गुड्स का। गुड्स ही तो है ना वो मशीन है, तो इसको सर्विस बोलेंगे या गुड्स? बताओ क्या बोला जाएगा? सर्विस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सर्विस। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलें आगे। ऐसे ही बनाना है अब नंबर 2 आ जाएगा। नंबर 2 में देखो क्या है, तो सारा ऐसे ही बनाना है आपने। ये क्या हुआ मुस्कान? आया नहीं? हाँ, बहुत मोटी है ना। पहले वाले केस के अंदर तो मैंने ही बता दिया था, अब आप बताओगे मेरे को। सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, किस चीज के रिगार्डिंग है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग, ये आपको बताना है गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की, और इसके अंदर कितने हैं? ए बी। ए में क्या है? लीज, टेनेंसी ऑफ लैंड, और बी में क्या है? लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन पूछूं? अगर मैं लीज पे किसी को कोई लैंड देता हूं, मैंने किस पे किसी को लैंड दी है? लीज पे दी है। क्या मुझे बताओ देते नहीं देते? देते हैं। तो अगर लीज पे किसी को कोई लैंड दी है तो मुझे बताओ उसको गुड्स माने या सर्विस माने? उसको सर्विस मानेंगे। क्या मानेंगे? सर्विस। तो ये आंसर हो जाएगा नो और वो हो जाएगा यस। मैंने बिल्डिंग लीज पे दी है। अब ये बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज हो रही होगी? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना ज्योति कि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज कर रहे हो या ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल यूज कर रहे हो या ये बिल्डिंग इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हो। और ये सब कुछ क्या हो सकता है ज्योति? होली भी हो सकता है पूरी की पूरी और पार्टली भी। कई जगह आपने देखी होगी लोग रहते भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बिल्डिंग चाहे कॉमर्शियल यूज हो चाहे नॉन कॉमर्शियल यूज हो, कुछ भी हो, अगर लीज पे दे दी बिल्डिंग तो क्या माने? गुड्स या सर्विस? सर्विस। क्या मानेंगे? सर्विस मानेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ये भी है, समझ में आ गया? चले आगे, थर्ड में आ जाता हूं। अब आप कॉलम ऐसे ही बना लेना, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा अब जल्दी जल्दी। थर्ड देखो क्या है आपका। थर्ड बताओ जी क्या है? ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस किसके ऊपर अप्लाइड किया जा रहा है? ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस किसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है? गुड्स के ऊपर किया जा रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए या प्रोसेस किया जाए गुड्स के ऊपर तो इसको बोलते हैं जॉब वर्कर। जॉब वर्कर क्या होता है? फर्नीचर आपने बना के दे दिया, आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपने फर्नीचर बना लिया, बना के किसको दे दिया? पॉलिशिंग वाले को। अब वो बंदा क्या करेगा? आपको पॉलिश करके दे देगा।
आपने कहा यार मेरा असली में इतना बल्क में काम होता है कि मैं अगर फर्नीचर बना ही लूं, वही बड़ी बात है। जो ऑर्डर मेरे पास आ रहा है वो अगर मैं फर्नीचर बना ही लूं तो वही बड़ी बात है। तो फर्नीचर जो भी आपका बनता है वो पॉलिशिंग के लिए आप किसी और को देते हो। लोगों ने, आपने सुना होगा जैसे ड्राई क्लीन की शॉप खोली हुई है, आपको पता है कईयों के पास खुद की मशीनें नहीं है। वो वो कपड़े कहाँ लेके जाते हैं? शॉप में, ओ सॉरी, मशीन वाले के पास, जिसके पास ड्राई क्लीन की क्या है, मशीन है। वो मशीन से ड्राई क्लीन होता है, फिर वो लोग उसकी क्या कर देते हैं, आयरन कर देते हैं। वो आयरन प्रेस क्या होती है? स्टीम वाली प्रेस होती है, क्योंकि कोट होगा तो स्टीम प्रेस ही हो पाएगा, ऐसे से वो करोगे तो खराब हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो वो खुद खरीद लेते हैं, हो गया ना काम। आपका कोट 250 रुपए का ड्राई क्लीन करके दे दिया। कहीं रेट 200 चल रहा है, कहीं 250, कहीं 300 भी ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया था आपकी गलेरिया मार्केट भाई साहब 600 रुपए तक ले रहे हैं। एक कोट आपका ड्राई क्लीन करेंगे, एक शर्ट ड्राई क्लीन करेंगे 500 रुपए ले लेंगे। ठीक, बंदा और 500 मिला के एक शर्ट आ जाएगी। ठीक है, अगली बार ड्राई क्लीन कराए तो फिर 500। तो ये जॉब वर्कर बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? जॉब वर्कर। अब ये जॉब वर्कर हम इसे बोलते हैं, तो इसे हम बताओ क्या माने, गुड्स की या सर्विस की? जॉब वर्कर जो काम करके दे रहा है उसे सप्लाई, उसे मतलब किस उसमें क्लासीफाई करें, किस सप्लाई में क्लासीफाई करें, गुड्स की सप्लाई में या सर्विसेज की सप्लाई? गुड्स की या सर्विसेज? तो सर्विसेज करेंगे ना, वो तो सर्विस ही दे रहा है, वो और कुछ थोड़ी ना दे रहा है, वो ओनली क्या दे रहा है? सर्विस। समझ में आ गया ये भी? चले आगे, अगला देखो, फोर्थ। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन है भाई, इसमें क्वेश्चन है। छठा, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। असली में लॉ में तो ये डिफाइन है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज में होता है, लॉ के अंदर ये बताया गया है। अभी हम कौन से पॉइंट में पढ़ेंगे इसे? पॉइंट नंबर 6 पे पढ़ेंगे कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2 119 में बताया गया है, और उसमें लिखा गया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। पॉइंट नंबर 6 में डिस्कशन करेंगे। अभी मेरा मुद्दा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मेरा मुद्दा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको ढंग से देखना, मेरा मुद्दा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा मुद्दा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे? मैं बताता हूँ। टायर, हाँ जी, टायर, एमआरएफ, ये सब टायर बनाते हैं। तो एक कंपनी ने क्या किया, पुराने टायर ले लिए, ठीक है, जितने भी ये रोड पे लोग सबसे पुराने टायर ले लिए। वो पुराने टायर लेके एक कंपनी को दे दिए। उस कंपनी ने कहा जो भी आपने पुराने टायर दिए हैं हम इनको क्या करके देंगे? बताओ, नया टायर बना के दे देंगे आपको। पुराने से नया नहीं बनेगा, है ना? है? अच्छा, सुना नहीं है, चलो ठीक है। क्या टायर जब बनता होगा पहले रॉ मटेरियल होता होगा? नो डाउट कि उस क्वालिटी का नहीं बनेगा, थोड़ी बैड क्वालिटी होगी, बन तो जाएगा ही, एक्स्ट्रा और मटेरियल यूज करेंगे। जो आपने पुराना टायर दिया है वो तो है ही, साथ में वो मटेरियल भी यूज करेगा एक्स्ट्रा, जिससे कि वो अब क्या बन जाए? नया टायर बन जाए। बन सकता है? बनाते हैं लोग, ठीक है, लोग बनाते हैं। क्या बताओ, पुरानी गाड़ी नई गाड़ी बना देते हैं? बना देते हैं। क्या पुराना एसी नया एसी बन जाता है? पुराना कूलर नया कूलर बन जा, कूलर तो उसकी बात करें, रीथ्रेडिंग और हाँ हाँ रीथ्रेडिंग, हाँ, ठीक है ना? तो रीथ्रेडिंग कर रहे हैं वो, एक लेयर लगा देंगे। पुराने टायर्स जो होते हैं उनकी लेयर असली में होती है, लेयर ही खराब होती है, जो ग्रिप होती है ना, हाँ, वो खराब हो जाती है, तो लोग ग्रिप लगवा देते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं लोग तो यार नया ही टायर ले लेते हैं।
तो वो क्या कर लेंगे, नहीं ज्यादा लोग यही लगाते हैं। वो ट्रक वाले करते हैं। हाँ, आपकी अपनी गाड़ी है तो आप तो उसमें नहीं लगवा लोगे ना। जो कमर्शियल बेसिस हाँ पे है वो वो उस लोग जरूरी उस होते हैं, हाँ हमारे यहाँ हाँ check वाले। उसमें ये लोग करते हैं। और जो कल तुम इलेक्ट्रिक वाला कह रहे थे, आज उसकी भी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक का बड़ा डिस्प्यूट चलता है ना, इलेक्ट्रिक आइटम का। हाँ हाँ तो वो चक्कर यही तो है, क्योंकि रेट डिफरेंट हो जाता है। तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो लॉ में लिखा नहीं है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि भैया टायर्स की लेयर कर रहे हैं, वो री थ्रेडिंग कर रहे हैं उसमें, तो टायर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, यस और नो। और मुझे बताओ एसी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपने कहा मेरा कूलर खराब हो गया, एसी छोड़ो, कूलर में सबसे अच्छा है, आप एग्री भी करोगे। क्या मुझे बताओ, कूलर में मोटर ही खराब होगी आपकी, नई मोटर लग जाएगी, वो जालियां जो ठीक है वो भी सारी सब उसकी वो भी अलग से नहीं लग जाती है ना। वो ढक्कन तो कभी नहीं खराब होंगे ना, मतलब बाई चांस आपने तोड़ी दिए तो वो कहानी अलग है भाई। मतलब पूरा ही आप कह रहे हो मेरा पूरा कूलर डेड हो गया है, पूरा डेड है, मतलब सब तोड़ ताड़ के रखा, फिर तो कबाड़ है। हुआ क्या है, उसमें मोटर खराब है उसकी, ठीक है, फैन उसका खराब है, 80% वो खराब हो रखा है, बॉडी पूरी सॉलिड है, सही है। हमने फैन भी नहीं लगा दिए, मोटर भी नहीं लगा दी, जालियां भी नहीं लगा दी, जो लोहे की ग्रिल लगती है। एक तो जो लगता है वो क्या घास लगती है, वो नहीं, जो लोहे की जाली सी होती है, वो सब नया लगा दिया। मुझे बताओ क्या ये जॉब वर्क है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी? जॉब वर्क में तो क्या हो रहा था, उसकी लेबर बस काम करके दे देती थी, पॉलिशिंग भी आप ही की थी, दुकान भी आप ही की थी, चलो दुकान नहीं भी थी तो मटेरियल आप ही दे रहे थे। जॉब वर्क में क्या हो रहा था, मटेरियल आप ही दे रहे थे पॉलिशिंग करने का, बस बंदे को वो काम आता था, बंदा करके दे रहा था। जैसे घर पे होता है कई बार व्हाइट वॉश कराना है, आपके फादर ही पेंट लेके आए थे, भाई कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉब वर्क है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आपके फादर ने कहा भाई मटेरियल भी तुझे ही लाना है, लेबर भी तू ही लाएगा, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, लेबर प्लस मटेरियल। आगे बात समझ में, जॉब वर्क ओनली लेबर, और कुछ नहीं। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट कौन सी प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, मूवेबल। इमूवेबल लॉ में लिखा है, मूवेबल लॉ में नहीं लिखा। तो अगर दे रहे हैं तो बताओ अब हम क्या मानेंगे, पूरा देख लो, कूलर गुड्स बेचा है या ये मानेंगे कि सर्विस दी है? बताओ क्या मानोगे, गुड्स बेचा है या सर्विस दी है, क्या मानेंगे? सर्विस, सर्विस ही दे रहा है बंदा, भले ही उसने 80% या 90% लगा दिया। अब ये मतलब पूरा ही दे दिया करके, पूरा नहीं भाई, ठीक है। एक मिनट में आया, आगे का देखना। चौथा, ये सबसे खतरनाक, चौथे में 10 मिनट तक, चौथा तुम यहां से पढ़ो, 3 हो गए।
अगले में मसला क्या ट्रांसफर कर रहा है? बिजनेस एसेट। चलो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना ढंग से। चौथा पॉइंट, तो चौथे पॉइंट में बोलता है ट्रांसफर बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ए ट्रांसफर, ए में बोल रहा है ट्रांसफर और डिस्पोजल, है ना? ट्रांसफर भी है और डिस्पोजल भी है। ऐसी लाइन हमने कहीं सुनी भी थी, डिस्पोजल ऑफ बाय द ओनर वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। मतलब कि वही है, कंसिडरेशन हो भी सकती, कंसिडरेशन नहीं भी हो सकती, कंसिडरेशन टिक क्रॉस। तो ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बाय ओनर, कंसिडरेशन हो भी सकती और कंसिडरेशन नहीं भी हो सकती। बी वाला केस क्या है? पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज। क्या बोला? प्राइवेट यूज। मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज में चला गया। सी वाला क्या है? ससेशन ऑफ बिजनेस। ससेशन ऑफ बिजनेस, इसको हमने बोला है डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन स्टॉक। और इस वाले की कितनी एक्सेप्शन है? 2। इस वाले पॉइंट की जो थी 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शंस। पहली दूसरी। पहली एक्सेप्शन है बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न। पहली है बिजनेस ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। और दूसरी क्या है? बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द पर्सनल representative who is deemed to be a taxable person. Business carried by personal representative. Personal representative. तो बिजनेस कैरिड बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको हमने क्या माना है? डीम्ड टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, क्या हमने शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन उसका पैरा 1 पढ़ा था जिसमें लिखा था ट्रांसफर डिस्पोजल बिजनेस एसेट आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। क्या यहाँ पे भी शेड्यूल 2 में वही बात लिख रहा है कि ट्रांसफर कर रहे हैं? किस चीज को ट्रांसफर कर रहे हो? बीए का मतलब क्या है? बिजनेस एसेट। किस चीज को डिस्पोज कर रहे हो? बिजनेस एसेट को। कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है। कंसिडरेशन हो भी सकता है, कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता। यस और नो? मुझे बताओ, गुड्स का ट्रांसफर माना है या पहले तो सर्विस का? मैंने चेयरें, ये सारी मैंने पढ़ाना उड़ाना बंद कर दिया, मैंने ये सारी चेयरें बेच दी, सारी चेयरें मैंने ये बेच दी।
तो ये तो कंसिडरेशन में आ जाएगा, पर मैंने कहा था कि अगर ये कंसिडरेशन नहीं होगा तो शेड्यूल 1 में आ जाएगा, तो भी टैक्सेबल, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, दोनों केस में टैक्सेबल है, क्योंकि दोनों केस में से क्या माना गया, सप्लाई माना गया। पहले केस में वैल्यू कहां से आ जाएगी, सर आपने जो कंसिडरेशन ली, सामने वाले से 50,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए वैल्यू आ गई। जो मैंने कंसिडरेशन नहीं ली, सर वैल्यू निकाल लेंगे कि अगर ये पैसे में बेचते तो कितने की बेचते। भाई मैं आपको एक लैपटॉप दे रहा हूं ऐसे ही मान लो फ्री में, तो भैया वैल्यू कैसे निकलेगी उसकी, सर मार्केट में कितने का, अगर नया है तो, सेकेंड हैंड है तो सेकेंड हैंड के हिसाब से यूसेज, वो सब तो अकाउंटिंग तो आती है, कॉस्टिंग भी आती है, सब किसी भी चीज की कॉस्ट निकाली जा सकती है ना। बस अब मुझे बताओ, पहले यहां तक कोई डाउट है? अब इसमें आ जाओ शेड्यूल 2 में। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि सर गुड्स का रेट लगाएं या सर्विस का, क्योंकि सर आप तो चेयरें दे रहे हो, आप तो क्या दे रहे हो, चेयर्स। चेयर्स क्या है, गुड्स है, तो रेट भी गुड्स का ही लगेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर और डिस्पोजल हो भी किसका रहा है, बिजनेस एसेट का हो रहा है, और वो बिजनेस एसेट्स हैं ही क्या, गुड्स है, तो इसको क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? मैं एलसीडी स्क्रीन लेके आया, 10 लेके आया था, 10 में से 2 मैंने घर के लिए यूज करने के लिए दे दी। क्या मुझे बताओ, अगर 2 मैंने घर के यूज के लिए दे दी तो उसे गुड्स माने या सर्विस माने? पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज, मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, वो तो अब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने लग गई। तो वो गुड्स किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, बेचे नहीं है, यूज करने के लिए दे दिए, पर यूज क्या हो रहा है, पर्सनल हो रहा है, तो गुड्स का माने या सर्विस का माने, गुड्स या सर्विस, ये सर्विस माना जाएगा। सर दिल नहीं मान रहा, मान ले, दिल को मना, ठीक है, सर्विस माना जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स थोड़ी ना बेचा है, आपने तो एक सर्विस दी है। लास्ट वाला पॉइंट आते हैं, सेसेशन ऑफ बिजनेस। अगर मैं ये चेयरें बेचता हूं ज्योति को, और ज्योति आगे भी कोचिंग सेंटर का ही काम करेगी, आगे ये भी बच्चों को पढ़ाएगी, तो मैंने अपनी सारी चेयर्स ज्योति को बेची, बिजनेस नहीं बेचा मैंने, चेयर्स बेची। मैंने कहा नाम मेरा यूज करोगे, नाम मेरा यूज करोगे, मैं चेयर्स आपको बेच रहा हूं, मैंने बेच दी। अब अगर मैंने इन्हें चेयर बेची, कंसिडरेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे, पर दोनों केस में जीएसटी आएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आगे भी कोचिंग क्लासेस का बिजनेस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बंद थोड़ी ना कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं समझे ना। मैंने चेयर बेच दी, 50,000 रुपए ले लिए इनसे, सप्लाई है? आप क्लास ए जाके देख लो ना, दिखाऊं क्या, नहीं है ना, हाँ। बस ठीक है, कोई डाउट? मैंने इन्हें चेयरें बेच दी, पैसे नहीं लिए, कंसिडरेशन नहीं ली, सप्लाई है शेड्यूल 1 सप्लाई है, मैंने आईटीसी भी ले रखा था उनके ऊपर, सप्लाई है। अब मेरा क्वेश्चन कि मैंने इनको चेयर दी, पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, और आगे भी ये कोचिंग क्लासेस का ही बिजनेस करेंगे, मतलब कि कंटिन्यूअसली वही सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो क्या ये सप्लाई है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर सप्लाई है तो जीएसटी आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो इसलिए पहले ही क्वेश्चन का पहले जवाब ही दो, सप्लाई होगी तो जीएसटी आ जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन एक और बनेगा कि ये सप्लाई किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की, है ना। अभी एक और क्वेश्चन बनेगा ना कि ये सप्लाई गुड्स की मानेंगे या सर्विसेज की मानेंगे। अब क्वेश्चन समझ में अब आ गया होगा। चलो पहले ये बताओ, ये सप्लाई किसकी मानी जाएगी, गुड्स की या सर्विस की?
गुड्स ही होगा। गुड्स होगा, गुड्स ही तो दिया है। अब मुझे बताइए गुड्स की सप्लाई होगी, जीएसटी आएगा? सप्लाई है, लेकिन आपने क्या करा बिजनेस का? मैंने क्या किया, गोइंग कंसर्न दे दिया मैंने बिजनेस। हाँ, फिर नहीं आएगा ना, नहीं क्योंकि आएगा exception हो गया ना। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, बताया ना, 2 एक्सेप्शन। क्या समझे? वो शेड्यूल 1 जो कहता था कि अगर आप चेयर दोगे विदाउट कंसिडरेशन, अगर आप चेयर्स किसी को दोगे विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें 2 एक्सेप्शन आ गई। अगर मैं अपना कोई भी बिजनेस किसी को बेचूं, उसकी गुड्स ट्रांसफर करूं, अगर गोइंग कंसर्न को करूंगा तो फिर मतलब उसने लिखी, आप तो पूरा ही बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, खाली चेंज नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पूरा ही बिजनेस हाँ। ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा फिर तो आ जाएगा जीएसटी, लेकिन अगर पूरा बिजनेस में एज अ होल ट्रांसफर कर रहा हूं तब और गोइंग कंसर्न को दे रहा हूं तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। और अगर मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा आगे, धीरूभाई अंबानी गए, मुकेश कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी जीएसटी आएगा? फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप लोगों का यही कहना है बिजनेस ट्रांसफर कर दो गोइंग कंसर्न को, जीएसटी नहीं आएगा। बिजनेस कौन चला रहा है? रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है आपका, लीगल हायर चला रहा है, जीएसटी नहीं आएगा, ये कहना है आपका। और ये जो हम मानेंगे इस सप्लाई को, क्या मानेंगे? गुड्स की सप्लाई मानेंगे, यही बात है। मुझे एक चीज अब बिल्कुल ध्यान से बताना, क्या शेड्यूल 2 क्या ये बता रहा था कि ये सप्लाई है, या वो ये बता रहा था कि ये गुड्स है या सर्विसेज है? गुड सर्विस बता रहे हैं। वो तो केवल गुड्स और सर्विस बता रहा है, क्लासिफिकेशन बता रहा है। वो तो ये कह ही नहीं रहा कि ये सप्लाई है या नहीं है। ये सुनो, अब मुझे बताओ, हमने बोला है कि हम इसे सप्लाई मानेंगे, तो क्लॉज सप्लाई के लिए तो क्लॉज ए, बी और सी है। तो बताओ क्लॉज ए लगेगा, बी लगेगा या सी लगेगा? किसी को बिजनेस दिया एज अ गोइंग कंसर्न, कैश नहीं लिया, विदाउट कंसिडरेशन, पूरा बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसकी सारी एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दी, पूरा बिजनेस दे दिया, बिजनेस ट्रांसफर कर दिया गोइंग कंसर्न को, तो क्या होगा भाई? एसेट भी तो गई होंगी उसमें, होता तो क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी, नेटवर्थ ही तो निकालते हैं। सर लेकिन जो ये है, जो क्लासिफिकेशन है वहां पे तो ये लिखा हुआ है ना, शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो सप्लाई तो है ही ना। बट एग्जेम्पशन अगर मैं दे रहा हूं तो बस कोई एडिशनल चीज होगी कि ठीक है ऐसे मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि ये बुक में भी ना ऐसे ही लिखा हुआ है, शैल बी डीम्ड टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सप्लाई तो है ही। देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज ट्रीटेड एज, इन एक्टिविटीज को ट्रीट कर लो कि ये सप्लाई किसकी है? गुड्स की है। तो मतलब सप्लाई तो है ही। किसकी सप्लाई है? सर्विसेज की। यही बात है ना भाई? हाँ। अब इन्होंने ये डी क्लॉज हटा के वर्डिंग यही रखी, बस ये क्या बना दिया, 7 हट क्यों नहीं रहा? अच्छा वो ऐसे हटेगा नहीं, ये 1A बना दिया भाई, अमेंडमेंट लेके आ गए ना, 1A बना दिया इसको, वर्डिंग यही रखी। मुझे बताओ अगर ये डी और 1A का ही चक्कर है, नहीं समझ में आ रहा आपको? डी में लिखा था, इसका मतलब कि लॉ मेकर कहीं ना कहीं कहना चाहता था कि इसे सप्लाई मानना, अलग से इसे 1A बनाया गया, तो बोलना क्या चाहता है आप? नहीं सर, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी भी है ना जो सप्लाई नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली उसमें नहीं डाल सकते ना, क्योंकि जब आप वो पार्ट एबीसी में हम जब देखते हैं क्लॉजेस में, जब हम जाते हैं तो वहां पे ऊपर बेसलाइन दी हुई है ना, सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग एबीसी, तो अगर मैं इसे वन मतलब से डी ले लेता हूं तो इसमें कई चीजें ऐसी भी है ना जिसमें नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। किस वाले में? जो 1A में? हाँ 1A में नहीं, 1A में तो जितनी है या तो वो गुड्स है, जैसे 1A में इसके बारे में भी तो लिखा हुआ है, सेल ऑफ कंप्लीटेड या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी,
उसका भी एक रेफरेंस ड्रॉन है, हाँ मतलब इसमें तो हाँ दिया हुआ है ऐसे, तो हाँ। अगर मैं उसे डायरेक्टली उसके अंदर दिखा दूंगा वन के अंदर, तब वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है ना। सिंपल सिंपल वर्ड्स में मुझे बस ये बोलो, शेड्यूल 2 बनाने का मोटो क्या है ना भाई? शेड्यूल 2 बना किस लिए, बस ये मुझे समझ, क्लासिफिकेशन के लिए बना है ना? मतलब कि बस वो तो क्या था कि सर एक झगड़ा था, ये हम पता करना चाहते थे, ये तो पहले से डीम्ड है कि ये चीज सप्लाई है। हाँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये डीम्ड सप्लाई है? ये सप्लाई नहीं, ये ऑलरेडी सप्लाई थी। लिखा हो या ना लिखा हो, ये ऑलरेडी क्या थी? सप्लाई थी। बस ये तो ये बताना चाहते थे ये गुड्स की कर रहे हो या सर्विस की। क्या आपको जब मैं करा रहा हूं तो आपके दिमाग में भी तो डाउट आ रहे हैं कि गुड्स की बोले सर्विस बोले? और ये कोड पहले ये सर्विस टैक्स के अंदर डिसाइड हुए थे केसेस। क्यों? पहले आप मैकडी में जाते थे, अब मैं इनका मुद्दा उठाने वाला हूं, तो वहां पे हम बर्गर लेते थे, कोल्ड ड्रिंक लेते थे, वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, यही बात होती थी। और बताता हूं आपको, जब लोग काम करते थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल काम हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो कई जगह ऐसा होता था कि वैट का रेट अलग था और इसका रेट अलग था। अब जीएसटी आने के बाद भी ऐसे ही हुआ कि गुड्स में रेट 12% है और सर्विस में रेट 18% है। जैसे पेन ड्राइव, अगर मैं किसी को पेन ड्राइव दे रहा हूं, अब बताओ मैं गुड्स दे रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं? अभी ये टॉपिक भूल जाओ, ये टॉपिक 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मैंने कहा मैंने किसी को पेन ड्राइव क्लास दी, ज्योति ने कहा क्लास दी हाँ या पेन ड्राइव दी? पेन ड्राइव दे दी ना, उसी में तो क्लास है। गूगल ड्राइव नहीं दी है, गूगल ड्राइव भी होती है, पेन ड्राइव भी होती है। तो सर्विस ही है। तो मैंने इसको पेन ड्राइव दे दी, मैंने कहा ये मेरी इसमें क्लासेस है, देख लेना 6 महीने की वैलिडिटी है। गूगल ड्राइव देता तो वो तो 100% सर्विस है, गूगल ड्राइव तो 100% सर्विस है। जब मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा कि पेन ड्राइव दे रहा हूँ तो गुड्स दे रहा हूँ मैं से? नो डाउट की हाँ, आपका यही कहना है। अब देखो मैं क्या इस प्रोफेशन के अंदर हूँ या नहीं? क्या मुझे बताओ, मैं उन लोगों से, आज भी मेरी एक मीटिंग है, तो क्या उन लोगों से मैं मिलता हूँ, क्या वो लोग भी जीएसटी पे करते होंगे? नहीं करते होंगे? करते होंगे। जो लोग पेन ड्राइव वाले वो तो करते ही होंगे भाई, क्योंकि जिसने पेन ड्राइव बनाई है, जिस भी टीचर ने, सबने क्या किया? गूगल ड्राइव रखी। भाई क्या जा रहा है उसका? एक गूगल ड्राइव में तो रखना है डेटा, और क्या करना है? बस कोई बटन तो नहीं आ रहा उसके ऊपर। तो मुझे बताओ, वो जीएसटी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो इसे गुड्स में लेके आ रहे होंगे या सर्विस में लेके आ रहे होंगे? आपका कहना है सर्विस में लेके आ रहे होंगे। सर्विस में रेट है 18%। आप पेन ड्राइव लो, आप बिलिंग देखो, 18% की बिलिंग। समझ में आ गया? पर कई टीचर्स ने इन्हें गुड्स लिया हुआ। अगर पेन ड्राइव दे रहे हैं तो गुड्स लिया है, गूगल ड्राइव दे रहे हैं तो सर्विस लिया हुआ, क्योंकि कहीं पे भी लॉ में स्पेसिफाई नहीं है। नहीं सर, दिया तो हुआ है। मतलब अगर वो कहते हैं कि जैसे पेन ड्राइव दे दो तो आपने गुड भी दिया, आपने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने पेन ड्राइव कहां पर, पता है, हमने कोई कोरियर भी नहीं की, हमारे सेंटर है, बच्चे आते हैं सेंटर पे ही लेके चले जाते हैं। लेकिन उसमें पेन ड्राइव थोड़ी ना खरीदी है, मतलब एज अ कमोडिटी थोड़ी है। मैं भी आपके साथ एग्री कर रहा हूं, मैं भी सर्विस लूंगा, आप भी सर्विस लोगे, पर मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली कईयों ने 12%, क्योंकि क्या हो रहा है, गुड्स में 12% का रेट दिया है। गुड्स में क्या रेट दिया हुआ है? 12% का रेट दिया हुआ है। और सर्विस में कितने का रेट है? 18% का। ऐसी मटेरियल में होता है कि अगर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो उस मटेरियल में रेट क्या चल रहा है? 12%, और सर्विस में कितने का रेट चल रहा है? 18। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो मटेरियल भी आ गया उसके अंदर, पर हमने उसको क्या माना? सर्विस, तो वो 18% के हिसाब से जीएसटी लगाएगा, वरना तो 12 लगना था, गुड्स के रेट तो 12 थे। और क्या वो अलग अलग बिल बनाते फिर कि हर गुड्स का अलग बिल बना लो? चलो, तो इसका मतलब कि शेड्यूल 2 तो मेरा क्वेश्चन कहां से आया कि शेड्यूल 2 तो इसीलिए बनाया गया कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट अराइज ना हो, हमें ये क्लियर कट पता हो कि भैया ये सप्लाई कर रहे हो तो गुड्स मानो, ये सप्लाई कर रहे हो तो सर्विस मानो। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अभी मेरा क्विक हील का एंटीवायरस है, तो मैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता हूं इनके पोर्टल से, इनका पोर्टल है, आप ऑनलाइन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सर्विस, तो वो सर्विस में आ जाएगा। उसके ऊपर इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया। कितना परसेंट जीएसटी लगा दिया? 18%।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप पगला जाओगे। आप दुकान में जाके सीडी खरीद के लिया, दुकान में जाके सीडी खरीद के लिया, 5% है उसको, क्योंकि उसे गुड्स माना गया। मतलब कि वही क्विक हील की एंटीवायरस की सीडी अगर आप दुकान में जाते हो लेते हो तो जो बंदा बिलिंग करेगा वो उसे गुड्स मानेगा, HSN कोड होगा उसका। तब तो आपको क्या लग रहा है तब क्या है वो? आपको नहीं लग रहा है ये प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर है? दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रीपैक्ड और कस्टमाइज। अभी हम आ रहे हैं उसी बात पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे CMA का जो हमारा CMA का मॉड्यूल है वो एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सर ये कंपोजिट सप्लाई में नहीं आता, यही तो बात है मेरे बच्चे, इसी को बताएंगे। ये कह रहे हैं कंपोजिट, सुनना अभी ध्यान से, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है। सेक्शन 8 में बताया गया कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। मैं बता देता हूँ आपको कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? दो होती है, ओ सॉरी मिक्स्ड सप्लाई दो होती है। एक क्या बोलते हैं हम, नहीं सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है, एक मिक्स सप्लाई, एक कंपोजिट सप्लाई। एक मिक्स सप्लाई, एक कंपोजिट सप्लाई। ये देखो CMA। सर ये CMA का क्यों दिखा रहे हो? CMA का क्यों दिखा रहे हो? CGST एक्ट नहीं था हमारे पास, वही दिखा देते सीधे। कल था ना हमारे पास यहाँ पे CGST एक्ट। ये तो यार सप्लाई भी है सर, वो जो सेकंड आ रहा है उसी के अंदर आ जाएगा। हाँ एक मिनट पर GST CGST कहीं लिखा है ये। कौन सा सेक्शन 8, ठीक है ये क्या है इसका, देखो लिखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो ये सेक्शन 8 क्या बताता है? ये तो प्रॉब्लम आ रही है। सेक्शन 8 क्या बताता है? चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, छोड़ो इसको, ये रोता रहेगा आज, प्रॉब्लम भी सॉल्व करानी पड़ेगी। तो सेक्शन 8 बताता है कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड अप सप्लाई। मैं आपको बताता हूं कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट्स आपको पता है कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? हाँ बता। composite supply में like there is one predominant element of the supply, मतलब which is जो natural bundling एग्जांपल दे दो ना सीधे। जिस तरह मान लो अगर टीचिंग सर्विस है तो अगर आप टीचिंग में जैसे पेन वेन भी यूज कर रहे हो तो वो थोड़ी ना मेन सर्विस है, ठीक है। नहीं ये कोई एग्जांपल कैसे दोगे इसका? रेस्टोरेंट ले लो ना, अच्छा नहीं रेस्टोरेंट में भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट रेस्टोरेंट वैसे सप्लाई सर्विस होती है क्योंकि हम वहाँ पे सर्विस लेने जाते हैं, मेजरली तो वही हुआ ना। सर हो गया, मैं देख कर लूं। हाँ कल मिलेंगे, समझ में आ गया होगा। एक डाउट थी, रिट पिटीशन का आर्टिकल कौन सा है, मतलब किसका? रिट पिटीशन का आर्टिकल 226। हाई कोर्ट में 226 है। हाँ और सुप्रीम कोर्ट में 136। सर होटल सर्विस हो गया ना, होटल में खाना भी मिलता है आपको, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, लेकिन वो हमारी मेन सप्लाई थोड़ी ना, हमारा सप्लाई तो नहीं रहना होता है ना वहाँ पे। हाँ तो रहना इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड द तो जो खाना एवरीथिंग इज द एंसिलरी सप्लाई। तो अगर सब तो सर्विस तो होटल सर्विस मानेंगे उसको, होटल सर्विस मानेंगे, उसको होटल सर्विस माना जाएगा। टोटल करके सभी, अगर ये मैं बंडल क्रिएट कर रहा हूँ तब होगा ये केस। तो शट डाउन कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। मिक्स क्या है फिर? सर मिक्स में ये होता है कि अननेचुरल बंडलिंग होती है गुड्स की, जिस तरह वो
दिवाली का हैम्पर बना दिया, 5-6 चीजें डाल दी। अब हम्म। वो जरूरी नहीं है, these supply are not like एक दूसरे के बिना कर सकते हैं, हम्म। कोई एक इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं कुछ, so that's why it is unnatural bundling and mixed supply। दूसरे केस में थोड़ी डिपेंडेंस होती है, it could be due to the nature of the words या बाकी लोग ही ऐसे ही सर्व होते हैं चीजें, तो that could be a reason। ये देखो कहाँ गए, ये सीए का मॉड्यूल है। तो जो आप लैपटॉप बेचते हो या मोबाइल बेचते हो तो उसके साथ क्या होता है भाई, चार्जर ये सब तो होता ही है लैपटॉप के साथ चार्जर, पर क्या है लैपटॉप का रेट अलग है और चार्जर का रेट अलग है, बैटरी का रेट अलग है, हार्ड डिस्क का रेट अलग है, ये सब। पर क्या होता है, ये इसके साथ क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं कि चार्जर मिलेगा, साथ में बैटरी भी होगी, रैम भी लगी हुई मिलेगी, हार्ड डिस्क भी अंदर लगी हुई है, ये सब निकाल के दे देंगे। तो ये होता है नेचुरली बंडल, मतलब कि मार्केट में ऐसे ही बिकता है। होटल में जाओगे तो भाई रहने के लिए तो देंगे ही, साथ में फूड मांगोगे तो वो भी मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो हम इस केस के अंदर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं प्रीडोमिनेंसी किसकी है, कौन सी चीज है जो प्रिंसिपल है। तो मुझे बताओ, लैपटॉप के साथ चार्जर बेचा जा रहा है, साथ में नया लैपटॉप आप खरीद रहे हो, तो लैपटॉप की डोमिनेंसी ज्यादा है या चार्जर की? लैपटॉप की। बात समझ में आ गई? तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो टैक्स लगाएंगे वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो किसका रेट लगेगा? मोबाइल का। किसका रेट लगेगा? लैपटॉप का। कल का टाइमिंग पता है ना, 12 से 4, 12 बजे से 4 बजे। समझ में आ गया इतना? मिक्स सप्लाई में क्या होता है, नेचुरल बंडल नहीं होती, जैसे इन्होंने बताया गिफ्ट हैम्पर बना लिए जाते हैं, भाई दिवाली है, होली है, चलो गिफ्ट हैम्पर बना लेते हैं। हाँ जी, बाहर ही दे देना। तो उस केस, हाँ, ये रहने दो, बस पेन ड्राइव दे देना। तो उस केस के अंदर क्या होता है, मिक्स सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट रेट देख लेते हैं ना भाई, किस प्रोडक्ट का हाईएस्ट रेट है वो रेट आपसे चार्ज कर लेते हैं। हाँ, अभी भेज दूंगा क्लास में। इतना समझ में आया या नहीं आया, बताओ? ठीक है यहां तक? अब मुझे ये बताओ, यहां पे क्या होता है ज्योति, कि सर लैपटॉप के ऊपर जो रेट होगा वो आप चार्ज लगा दोगे, और सप्लाई भी फिर लैपटॉप दे रहे हो तो उसे क्या मानोगे, गुड्स। होटल में था तो उसे सर्विस। समझ में आ गया? मिक्स में क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट रेट चेक कर ले रहे हैं भाई, फ्रूटी के साथ चॉकलेट, जिसका हाईएस्ट रेट वो रेट लगा दो, टैक्स। समझ में आ गया सबको? हम लोगों का मुद्दा कहां से उठा था भाई, क्या मुद्दा था? कि क्या ये चीजें, वो मैंने पूछा था कि मिक्स सप्लाई लग रही है ना, जब आप कह रहे थे कि सीडी बेच देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब इन्होंने जब ये बोला, मैंने कहा मैं दुकान में गया, मैंने जाके सीडी ले ली भाई, मैंने जाके वो सीडी ले ली। ज्योति ने कहा मैंने तो सर इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लिया एंटीवायरस और पेमेंट कर दी। तो आपने, इन्होंने मुद्दा उठाया, तुमने क्या बोला, जो मैं जाके दुकान से ले रहा हूं सीडी, वो कंपोजिट सप्लाई है। हाँ, मतलब प्रीडोमिनेंट एलिमेंट तो उसमें उसी का है ना। जबकि नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि जब भी कंपोजिट और मिक्स होगी, वर्डिंग ध्यान रखना, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स होंगे, या 2 या 2 से ज्यादा सर्विस होगी, या दो का मतलब या तो गुड्स होगा या सर्विस होगी, मतलब समझ गए ना, गुड्स सर्विस, गुड्स गुड्स सर्विस सर्विस, क्रॉस भी हो सकते हैं, पर ये 2 होने चाहिए। सीडी में है ना सर, सॉफ्टवेयर भी है इनबिल्ट, और सॉफ्टवेयर एक तो सॉफ्टवेयर है तो वो गुड्स ही। तो सर ऐसे 5 रुपए की सीडी क्यों नहीं दे रहे हो, 500 रुपए क्यों दे रहे हो सीडी के? इसने कहा जो खाली सीडी है वो गुड्स है, पर इसने कहा अगर सीडी में कुछ डाल के दे दोगे तो सर्विस हो जाएगा, फिर गुड्स मत बोलना। यही कहना चाहते हो ना? बस क्या मुझे बताओ, कॉन्ट्रडिक्शन तो है। क्यों है? क्योंकि जो इसने बोला है कि गुड्स के अंदर अगर आपने कुछ भी डाल के दिया है सीडी के अंदर तो वो उसे सर्विस मानूंगा, मैंने उसमें कॉन्ट्रडिक्शन रेज कर दी। मान लो मैं नमक तड़का लगा रहा हूं उसमें, मैंने क्या बोला उसको, मैंने कहा कि भाई मैं इसमें प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, प्रीपैक्ड समझ गए, क्विक हील एंटीवायरस जो मैं ऑनलाइन डाउनलोड करूंगा वही सीडी में होगा, अलग तो होगा नहीं। तो क्या ये डिस्प्यूट अराइज हो गया? यस।
इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको CGST एक्ट जो दिखा रहा था, मेरी PDF फाइल में वायरस लग गया है। अच्छा नहीं, ये है ही ना अपने पास, CA का मॉड्यूल हमने खोल लिया था। शेड्यूल 2 था ना ये, हाँ यही रहा ना शेड्यूल 2। चलो यही दिखाता हूं मैं आपको, ये कौन से पॉइंट में लिखा है। फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ का सी, ये CA का मॉड्यूल है। फिफ्थ आ गया, A आ गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, B आ गया, C आ गया। देख लो C में क्या लिखा है, टेम्परेरी ट्रांसफर, परमिटिंग यूज, एंजॉय, IPR। ठीक है, अच्छा सॉरी C नहीं है, D है। D में देखो डेवलपमेंट है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ ये IT सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है? क्या मुझे बताओ, क्विक हील का जो एंटीवायरस है, क्या वो भी तो एक IT सॉफ्टवेयर है? जो ये चिल्ला रहे थे उसे सर्विस माना जाएगा, सर्विस माना इन्होंने, अभी देखना उसमें कुछ होने वाला है। इन्होंने कहा कि हम इसे क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। इसमें क्या बोला इन्होंने इसे, कि हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या यहाँ पे कहीं पे ये बताया गया कि वो कस्टमाइज होगा या वो प्रीपैक होगा? यस, कस्टमाइज। इसका मतलब प्रीपैक नहीं है, प्रीपैक सॉफ्टवेयर तो लिखा ही नहीं है। इसका मतलब कस्टमाइज वाले को ही मान रहा है। गलत हो गया, आप समझे? प्रीपैक कौन सा था? क्विक हील वाला प्रीपैक था। कस्टमाइज क्या होता है? जो मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाएगी IT कंपनी, जो मैं डिमांड करूंगा उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनेगा। पर ये जो क्विक हील का सॉफ्टवेयर है ये तो प्रीपैक है, पूरे हिंदुस्तान में कोई खरीद ले सबको एक ही मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये कस्टमाइज वाले को सर्विस बोल रहे हैं, अगर प्रीपैक में सर्विस होता तो लिखा होता, जब लिखा ही नहीं है, जैसे घर के आगे भाई बोर्ड लगा ही नहीं है, तो हम क्या माने, क्या नो पार्किंग है तो पार्क करो भाई, नो पार्किंग है तो बोर्ड लगा। ये असली में क्या हुआ कि मैं कहीं पे बैठा हुआ था, तो मेरी भी बात होती रहती भाई, मैंने कहा सर हम भी ये, तो कह रहे राजेश हम लोग जो अपनी पेन ड्राइव बेच रहे हैं ना उसके ऊपर 12% GST लगा रहे हैं। मैंने कहा सर आप तो गलत कर रहे हो, जो चीज इसने बोली वही चीज मैंने बोली। मैंने कहा सर आप तो गलत कर रहे हो, ये तो सर्विस है भाई। मैंने कहा आप कोई भी CD लेने जाओगे उसमें अगर खाली CD है तो गुड्स है, वैसी CD है तो सर्विस है। उन्होंने कहा राजेश बात ऐसी है, लिखा ही नहीं है लॉ में कि प्रीपैक का करना क्या है, हम तो मजे ले रहे हैं। जब लॉ मेकर ने लिखा ही नहीं है तो हम मजे ले सकते हैं। शेड्यूल 2 जहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन थी, शेड्यूल असली में क्या था, अब लोगों ने सर्विस टैक्स थोड़ी ना पढ़ा है, आपने सर्विस टैक्स थोड़ी ना पढ़ा है, सर्विस टैक्स में लिखा था। हाँ तो बस ठीक है, सर्विस टैक्स में लिखी थी दो बातें, कि कस्टमाइज होगा तो सर्विस टैक्स लगा देना, प्रीपैक होगा तो वैट लगाना, तो वैट लगता था। पर उसमें ये चीज लिखी थी कि अगर ऑनलाइन लिया तो फिर सर्विस ही मानेंगे, फिर सर्विस टैक्स ही लगाते थे वो, फिर चाहे प्रीपैक हो। तो प्रीपैक में भी वो मतलब सर्विस टैक्स लगा देते थे। तो देखा जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्विस तो मतलब SSC लगाना चाहिए। और 18%, आप समझ रहे हो, कुछ 18% 12% चक्कर तो होगा। इसका मतलब कि जो आज ऑनलाइन डाउनलोड कर रहा है उसके ऊपर 18, और जो दुकान में लेके जा रहा है उसका CA एडवाइस दे रहा होगा ना भाई तू 12% के रेट से काटा कर में, कल ये लिटिगेशन में जा सकता है केस। अच्छा ये आप खुद देखो ना, पहले लॉ आया D बना रखा था, क्या जरूरत थी D को काटने की? आप पुरानी बुक लेके आ जाओ, नई बुक लेके आ जाओ, जो D लिखा था ना उसमें भी यही लिखा था शेड्यूल 2, जो 1A लिखा है ना उसमें भी ये लिखा है शेड्यूल 2, दोनों देख लो कॉपी पेस्ट सेम। कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा ना, बड़ा चक्कर होगा, छोटा मोटा चक्कर तो होगा नहीं। क्योंकि बड़ा चक्कर पता है क्या है, कि असली में जब तक ये D में था तो इन सबको सप्लाई मान के सप्लाई ले रहे थे, प्राइमा फेसी की ये सप्लाई है और गुड्स की है या सर्विस की है, बस वो चीजें देख रहे थे। पर अब वो इनको पता लगा कि नहीं हमसे गलती हो गई है। हमसे क्या गलती हो गई है? हमसे ये गलती हो गई है, ये वाली गलती,
ये जो हम चौथा पॉइंट कर रहे थे, मैंने कहा था ना इसी की वजह से सारी बहस हो रही है कि अगर आपने किसी को अपना बिजनेस बेच दिया तो आपने तो बिजनेस की सारी एसेट बेच दी, आपने अपने बिजनेस की सारी एसेट बेच दी, पर भाई आपने तो वो गोइंग कंसर्न बेची है, आपने तो वो गोइंग कंसर्न बेची है। और आपने कैसे बेची है? विदाउट कंसीडरेशन। तो अगर आपने मान लो विदाउट कंसीडरेशन बेची है, सारी एसेट बेच दी, तो ये तो लिखा तो कहीं पे भी नहीं है सप्लाई में ऐसा। वहां गोइंग कंसर्न वर्ड थोड़ी ना लिखा है, वहां तो बस ये लिखा है आपने डिस्पोजल ऑफ की बिजनेस एसेट, है ना भाई, विदाउट कंसीडरेशन आईटीसी नहीं लिया, आईटीसी लिया, बस ये लिखा है वहां पे। वहां कहीं ये लिखा ही नहीं है गोइंग कंसर्न, और यहां ये उसको एक्सेप्शन बता रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ मेकर तो ये बताना चाहता है कि अगर किसी को चलता चलाया बिजनेस दोगे विदाउट कंसीडरेशन, जीएसटी मत लगाना उन एसेट्स के ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है, ये अभी तक किसी ने इंटरप्रिटेट नहीं किया कि क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में ये दो एक्सेप्शन में जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनको सप्लाई, अब आप कहोगे सर आपको ये लगता है वो लगता है, हमारे पेपर में क्या करना है? पेपर में तो ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, जो है वो सीधे आपको लिख के आना है। पेपर में तो आप लिख के ही आओगे भाई दो एक्सेप्शन है। हाँ तो सप्लाई नहीं है तो फिर वो जाएगा कैसे? जीएसटी थोड़ी कटेगा। हाँ नहीं लगेगा, तो मैं तो यही मानता हूँ कि वो जीएसटी नहीं लगेगा इसके अंदर। उसी तरीके से पेन ड्राइव वाला केस, ठीक है, तो पेन ड्राइव वाले केस में बस आपको ये याद रखना है 18% ही लगा है, क्योंकि मेरा ये मानना है ज्यादा दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड मैं क्लेम करवा लूंगा। कोई भी रिफंड हो आपका, इनकम टैक्स का, आपका जो आईटीओ नहीं है ऑफिस यहाँ पे ये इनका, अग्रवाल जानते हो अग्रवाल को? अग्रवाल पूजा 2 किताबों की दुकानें हैं वहां पे, कभी गए नहीं? बस कभी किसी दिन चले जाना, मेरा नाम ले देना। मैंने तो आपको जगह बता दी कि कौन लोग हैं जो आपके पैसे का रिफंड दिलवा देंगे। तो दोनों भाई सी है, उनका काम ही ये है रिफंड दिलवाना। मोटे मोटे रिफंड हो भाई उन्हीं के पास चले जाओ, वरना रिफंड इतनी आसानी से आते नहीं है। सैलरी के रिफंड नहीं आते कई लोगों के, कई लोग आपने सुने होंगे यार मेरा ना सैलरी का भी रिफंड नहीं आ पा रहा, बताओ। कई लोगों का सैलरी का भी रिफंड होता है, टैक्स ज्यादा चला जाता है, कईयों का उसका भी नहीं आता, टीडीएस ज्यादा काट देते हैं। टीडीएस ज्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग यार 18% दे, है ना भाई। कल लिटिगेशन में भी फंसा, 18 के ऊपर तो कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि तो रेट 12 है। अब 12% में अगर फंसा तो भैया प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही था, है ना भाई। और अगर प्रूफ नहीं हुआ तो वो जो 6% की मार है वो तो पड़ेगी, साथ में पूरी बारात आई, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट। हाँ ये बात तो है, ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना, ठीक है चलो स्टूडेंट का सस्ता लगता है ना फिर। सही बात है। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। कौन सा देखा था हमने? चौथा देख लिया ना, पांचवें में आ जाओ। पांचवा क्या है? पांचवें का पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आप रेंट में दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर तो क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। अब मुझे बताओ इसके अंदर एक बात भी है, इसके अंदर क्या बात थी कि सर अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर आप उस टाइम पे सेल करते हो, अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस टाइम पे आप सेल करते हो तो उस पे तो जीएसटी आ जाएगा। मैंने बताया था पूरी बिल्डिंग बन गई, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद अगर कोई बंदा बिल्डिंग बेचेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा? हाँ जी, उस केस के अंदर क्या होगा? जीएसटी नहीं आता। मैंने कहा ना बना बनाया घर खरीद लो जीएसटी नहीं आएगा, पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदोगे तो क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। अगला वाला भी हो जाएगा एग्रीइंग और टॉलरेट। अगर किसी को आप टॉलरेट भी कर रहे हो तो वो भी क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। टॉलरेट कैसे होता है मुस्कान? आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपके सीएस के पेपर है, तो भाई आप परेशान कि ये तो रात को भी काम करते हैं, नालायक, रात को भी लाइटें लगा के काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ वो मोटर की आवाज, वो सब आपको आवाजें आ रही हैं, आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी देखो मेरा कल पेपर है, पढ़ने नहीं दे रहे मेरे को। आपकी मम्मी, मान लो ऐसी, हाँ बुरा मत मानो, आपकी मम्मी बड़ी खतरनाक है, आप बताती हो इनको, ठीक है, डंडा लेके चली गई भाई साहब और काम बंद करा दिया, ठीक है।
15-20 लोग भी आ गए, भाई क्या हो गया ऐसा, है ना, ये लेडी क्यों चिल्ला रही, क्या ड्रामा, पढ़ने नाला एक पेपर है मेरे बच्चे, कल पेपर दे तू, बस ऐसे ही यहाँ मजाक हो रहा है। अब वो बंदा क्या करेगा जो वहां पे काम कर रहा है, वो कहता है बहन जी बात ऐसी है, आपका भी मैंने किचन देखा है, ठीक नहीं है, मॉडलर किचन बना के दे देता हूं आपको, पैसे बस नॉमिनल पैसे ले लूंगा, इससे तो मैं ले रहा हूं 2-3 लाख रुपए आपसे कम, तो आपको मेरे को कराना ही नहीं है, नहीं मैं करा दूंगा, पैसे आप कोई नहीं बाद में दे देना, और बहुत नहीं रीजनेबल, बहुत ही ज्यादा, भाई उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ना, मान लो वहां पे, तो आपकी मम्मी को टॉलरेट कर, तुम्हें टॉलरेट करना पड़ रहा है उसको, जीएसटी लगा देंगे, जो किचन बना के आपको देगा ना जीएसटी लगा देंगे, सर्विस मानेंगे उसको, जीएसटी लगा देंगे, समझ में आया, चाहे तुम्हारी मम्मी पैसे दे ना दे, कुछ ना दे, पता लग जाएगा ना कि अगर वो किसी और को यही सर्विस देता, कितने की देता, उतने के हिसाब से लगा देंगे। दूसरा ये आ गया ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, ठीक है ना। कंपोजिट वाला देखो अब क्या लिखा है, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, अगर कोई वर्क, देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, कंपोजिट सप्लाई हो जाती है, कैसे, मटेरियल के साथ लेबर भी होती है, ठीक है ना, तो मटेरियल जो होते हैं, कई हर मटेरियल का कई बार क्या होता है रेट अलग होता है भाई, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, खुद बता दोगे, पेंट का रेट अलग होगा और ब्रश जो होता है उसका रेट अलग ही होगा, परसेंटेज रेट का मतलब परसेंटेज अलग होती होगी भाई, पर यहाँ पे जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला अपनी सर्विस देगा, वो तो सारा बिल बना के, सारा जोड़ के आपका टैक्स लगा देगा 18%, चाहे किसी में 12 हो, किसी में 5 हो, जो भी हो खरीद के लाया हो, उसके लिए तो वो इनपुट है, वो अपने क्रेडिट ले लेगा, आपको आउटपुट में सर्विस दे रहा है, सेट ऑफ करा लेगा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये क्या आ गया, ये देखो ये रेस्टोरेंट वाली आ गई, सर ये फूड, ऑर्डर नहीं है क्या, मेरे में तो ऑर्डर डिफरेंट है, हाँ ऑर्डर डिफरेंट, कोई करा दूं यहीं से, हाँ चलो अब ये फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। और 7th में क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो जो मेंबर्स क्या करते हैं, अपने क्लब को सर्विस देते हैं, जो मेंबर्स अपने किसको सर्विस देते हैं, क्लब को सर्विस देते हैं, तो जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो इनकॉर्पोरेटेड है, और अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या, जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो उस केस में जो भी वो उनको क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, और ये क्या होगा, देयर ऑफ और कैश, कैश में, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा, कि वो सर्विस नहीं दे रहे, वो तो गुड्स दे रहे ना, वो तो सप्लाई भी, क्रिकेट के बैट दे दिए, बैडमिंटन दे दिया, तो गुड्स दे दिए, तो उसे गुड्स मान लिया जाएगा और टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर, जीएसटी लगा लेंगे, तो टोटल ये कितनी दी थी, 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सप्लाई का डिस्कशन खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट।